हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज से हम आपके बीच में बहुत ही जोरदार सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। ऐसे विशेष टॉपिक जहां से आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, वनडे लेवल से लेकर सिविल लेवल तक का कोई भी एग्जाम हो, यहां से हर टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो उसको लेकर हम आज से प्रत्येक दिन ठीक इसी समय आपके बीच में उपस्थित होंगे। तो प्लीज एक बार सभी लोग अपने अपने दोस्तों यारों तक मैसेज डाल दीजिए कि हम आपके बीच में विशेष टॉपिक, और वह टॉपिक मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, ऐसा टॉपिक जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में महंगाई कहा जाता है। यह एक भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे चर्चित मुद्दा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे व्यापक मुद्दा है, और आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, उसके साथ यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुके हैं या भविष्य में कैसे क्वेश्चन बनेंगे। इसी क्लास के अंदर हम प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे और आज खुद आप सॉल्व करेंगे। तो प्लीज आप लोग एक बार शेयर करके मेरे साथ जुड़िए और हम ये देखते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन क्यों होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसके कौन कौन से कारक हैं, सब कुछ एक ही क्लास में संपूर्ण निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत। आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। हां, आप यह देखिए कि हम सीख क्या रहे हैं। देखिए, आपने टॉपिक देखा होगा मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति का टॉपिक। हम उसमें बहुत ही जोरदार चीज क्या पढ़ने वाले हैं कि मुद्रास्फीति क्या है। क्या पढ़ने वाले साथियों, मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति क्यों होती है, यानी महंगाई क्यों आती है, इसको कंट्रोल कौन करता है, कौन नियंत्रित करता है मुद्रास्फीति, कैसे नियंत्रित करता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसको कौन मापता है, मुद्रास्फीति की भी गणना कौन करता है। फिलिप्स वक्र देखेंगे, कॉन्सेप्ट है इसमें। फिलिप्स वक्र क्या है और पूछे गए और संभावित प्रश्न एक ही क्लास के अंतर्गत आपके इन्फ्लेशन का, जो आपके इन्फ्लेशन का चैप्टर है, उसको एकदम मोटे तौर पर कर सकते हैं। बहुत विस्तार और बहुत डीपली बात नहीं करूंगा। बहुत डीपली के लिए हम लोग अलग उसमें कुछ नियम सिस्टम लाकर लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, इंडिविजुअल आपके बीच में प्रोवाइड करेंगे। तो इन्फ्लेशन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और इन्फ्लेशन के बारे में कैसी चर्चा करेंगे कि इन्फ्लेशन क्या है, क्या नहीं है, कौन नियंत्रित करता है, कैसे नियंत्रित करता है, कौन मापता है, कैसे मापता है, क्या कहा जाता है, फिलिप वक्र क्या है, और पिछले वर्षों के आए हुए प्रश्न और भविष्य में आने वाले प्रश्नों का संकलन, यानी एक जबरदस्त डाटा आपके बीच में होगा। आप खुद अपने को परखिए और चीजों को चेक करिए कि यहां पर कैसे और किस प्रकार की चीजें मिल रही हैं। तो चलिए साथियों, आइए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन्फ्लेशन क्या है। हेडिंग आपको दिख रही होगी, क्या है इन्फ्लेशन। मुद्दा यह है कि सर, जो आप इन्फ्लेशन पढ़ा रहे हो, आप मुद्रास्फीति पढ़ा रहे हो, अगर इसको हम लोग हिंदी में देखने का प्रयास करें तो इसका हिंदी हो जाता है मुद्रास्फीति। ये है क्या, क्या है मुद्रास्फीति। तो देखिए, एक बहुत ही अच्छा सा शब्द है, क्या, महंगाई। सामान्य बोलचाल की भाषा में आपने इस शब्द का नाम सुना होगा, महंगाई। महंगाई है क्या। तो साथियों, महंगाई क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे। आप बताएंगे वस्तुओं और सेवाओं के कीमतों में वृद्धि होना ही महंगाई है। क्या है महंगाई, वस्तुओं और सेवाओं के कीमतों में वृद्धि होना महंगाई है। देखिए, यहां आपको एक चीज सीखना होगा। सबसे पहले आपको यह सीखना होगा कि प्राइस क्या है,
यानी कीमत, और जनरल प्राइस क्या है, यानी सामान्य कीमत। अगर आपने इसको सीख लिया तो आप इन्फ्लेशन को तत्काल तरीके से सीख जाएंगे। देखिए, कीमत और सामान्य कीमत में क्या अंतर होता है साथियों? देखिए, अगर एक वस्तु के बाजारू मूल्य की बात करें, जैसे मार्केट में 50 रुपए का मिल रहा है, तो यह 50 रुपए क्या होगा? कीमत होगा। 50 रुपए क्या होगा? कीमत होगा। लेकिन एक से अधिक वस्तुओं की मार्केट में अदा की गई रकम जो होती है वह सामान्य कीमत होती है। जैसे मान लीजिए हमने एक मार्कर खरीदा, हमने एक बुक खरीदी, हमने एक पेन खरीदी, और सबके बदले में हमने कितने अदा किया? 100 रुपए। यह होता है जनरल प्राइस। एक वस्तु की मूल्य प्राइस, एक से अधिक वस्तुओं की कीमत जनरल प्राइस। तो मुद्दा यह उठता है कि सर, कीमत में वृद्धि होना मुद्रास्फीति यानी महंगाई है, या सामान्य कीमत में वृद्धि होना मुद्रास्फीति या महंगाई है? तो प्रश्न यह उठता है, आंसर मिलेगा कि सामान्य कीमत में वृद्धि होना महंगाई है। किसमें? सामान्य कीमत में वृद्धि होना महंगाई है। क्या है? तो आइए देखते हैं, और देखिए, और गहराई से समझिए, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। देखिए इसमें क्या है चीजें। जैसे आप मार्केट जाते थे, मार्केट में आप 100 रुपए लेकर के गए, मार्केट में आप 100 रुपए लेकर के गए, अभी नहीं पहले, और एक बैग सामान लेकर आते। ये ओल्ड टाइम की बात कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं। लेकिन करंट में क्या हो रहा है? आप मार्केट जा रहे हैं, 100 रुपए लेकर के ही जा रहे हैं, लेकिन अब आपको 1/2 बैग सामान मिल रहा है, आधा बैग सामान मिल रहा है। यही तो महंगाई है, यही तो मुद्रास्फीति है। यानी कहा जाता है व्हेन जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज, यानी जब सामान्य कीमत स्तर क्या हो? लगातार बढ़ रहा हो, उसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। जब सामान्य कीमत स्तर लगातार वृद्धि हो रही हो, तो उसी को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मुद्रास्फीति क्या है, तो आपको यही बताना है कि जब सामान्य कीमत स्तर में लगातार वृद्धि हो। मैंने आपको बताया था कि कीमत में वृद्धि होना महंगाई नहीं है, कीमत में वृद्धि होना मुद्रास्फीति नहीं है। जब सामान्य कीमत में वृद्धि होता है तो उसी को मुद्रास्फीति या महंगाई कहते हैं। सामान्य कीमत का मतलब है दोस्तों, एक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं की कीमत। ठीक है, तो चलिए अब मुद्दा आता है कि यह क्यों होता है, महंगाई क्यों आती है। तो महंगाई के लिए आपको एक टर्म समझना होगा, उस टर्म्स का नाम है मांग। मांग, देखिए, जब मांग बढ़ती हो, मांग कब बढ़ती है? जब तरलता बढ़ती है। तरलता क्या होती है? तरलता का मतलब होता है हमारे पास जो पैसा है अगर वह बढ़े। देखिए, अगर आपके पास 100 रुपए है तो आपकी मांग 100 रुपए के हिसाब से होगी, और अगर आपके पास 500 है तो आपकी मांग 500 के हिसाब से होगी। तो कहने का मतलब है कि जब मांग बढ़ती है, कब? जब तरलता बढ़ता है, और तरलता के बढ़ने से, मांग के बढ़ने से, मांग के नियम के अनुसार वस्तु और सेवा यानी गुड्स एंड सर्विस
क्या होने लगता है? जनरल प्राइस इंक्रीज होने लगता है और इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं, इसी को महंगाई कहते हैं और इसी को सामान्य बोलचाल की भाषा में महंगाई और इकोनॉमी के लैंग्वेज में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन कहते हैं। समझ में आ गया? देखिए साथियों, जब हमारी मांग बढ़ती है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है और वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होना ही महंगाई है। मतलब तरलता में वृद्धि होनी, तरलता में वृद्धि होने का मतलब है कब? तरलता बढ़ने का मतलब है जब मार्केट में क्या हो, मनी सप्लाई ज्यादा हो, यानी जब मार्केट में मुद्रा आपूर्ति ज्यादा हो। मनी सप्लाई ज्यादा होती है तो तरलता मतलब मनी सप्लाई ही है। अच्छा, मनी सप्लाई ज्यादा कौन करता है? तो मनी सप्लाई ज्यादा करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। किस माध्यम से करता है? तो मौद्रिक नीति के माध्यम से करता है, मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से करता है? मौद्रिक नीति के माध्यम से करता है। उसमें क्या होता है? रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, सीआरआर होता है, एसएलआर होता है, बैंक रेट होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। हम लोग बैंकिंग भी पढ़ेंगे तो बहुत शानदार तरीके से चीजों को डिलीवर करेंगे आपके सामने। तो आपको यही समझना है, जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होने लग जाए वो मुद्रास्फीति है। कब होती है? वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि कब होती है? जब मांग बढ़ती है। मांग कब बढ़ता है? जब तरलता ज्यादा होती है। तरलता ज्यादा कब होता है? जब मनी सप्लाई ज्यादा होती है। मनी सप्लाई ज्यादा कौन करता है? आरबीआई करती है। कैसे करती है? रेपो रेट को कम करके, रिवर्स रेपो रेट को कम करके, सीआरआर को कम करके, एसएलआर को कम करके, बैंक रेट को कम करके और सरकारी प्रतिभूतियों को मार्केट से खरीद करके, तो उसके बदले में पैसा जाता है मार्केट में और आपके पास अगर पैसे ज्यादा हो। अच्छा, मांग कब बढ़ती है साथियों? जब रोजगार होता है। रोजगार में वृद्धि होने से मांग होती है ना? बिल्कुल होती है। रोजगार करेंगे, नौकरियां करेंगे तो पैसे आएंगे। चीजें बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हैं तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएं और एक बार वीडियो को और शेयर करते रहिए। अब हमने देख लिया कि मुद्रास्फीति क्या होती है, महंगाई क्या है, क्यों है। अब इसमें हम लोग और आगे बढ़ते हैं, एक चीज और देखते हैं। आपने देखा कि सर मांग बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है, तो मांग के बस बढ़ने से महंगाई नहीं बढ़ती है। महंगाई बढ़ने के तीन मुख्यतः कारण होते हैं। मांग के साथ साथ तीन कारण होते हैं, वो तीन कारणों पर भी चर्चा कर लीजिए भाई। वो तीन कारण क्या है? एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अभी हिंदी बता रहा हूं, परेशान नहीं होना। इसको बोला जाता है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, एक होता है इन्फ्लेशन ऑफ ग्लोबल केसेस। मतलब मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, लागत जन्य मुद्रास्फीति और वैश्विक कारणीय मुद्रास्फीति। देखिए यहां आपको समझना होगा ये मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या है। जब मांग में वृद्धि होने से महंगाई बढ़े उसको मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहेंगे। अच्छा, मांग कब बढ़ेगी? जब पैसे ज्यादा होंगे, जब जनसंख्या ज्यादा होगी, जब शहरीकरण होगा, जब नगरीकरण होगा, जब रोजगार में वृद्धि होगी, गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, तभी तो मांग में वृद्धि होगी। हां, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन के अंतर्गत क्या होगा? जब रोजगार हो, जनसंख्या वृद्धि हो, क्या हो? जनसंख्या वृद्धि हो, शहरीकरण हो, नगरीकरण हो, आय में वृद्धि हो,
तभी तो मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो मांग के नियम के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होगी। तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि है ना मुद्रास्फीति है। एक यहां पर है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश का मतलब होता है लागत में वृद्धि होना। जैसे ग्लास यह मोबाइल अगर 10,000 रुपए का है तो जाहिर सी बात है इस कंपनी को बनाने में इसकी लागत 9,000 की आई होगी, 9,500 की आई होगी, मे भी समझना आप थोड़ा सा, तब वो इसको 10,000 रुपए अपना लाभ जोड़ करके दे रहा है। अगर इसको बनाने में ही 10,000 खर्च आए तो क्या यह 10,000 में देगा? नहीं देगा। तब कितने में देगा? 10,500 में देगा। मतलब महंगाई आई। तो कॉस्ट पुश मतलब लागत में वृद्धि हो जाए, लागत क्या हो जाए? बढ़ जाए, तब जो इन्फ्लेशन होता है वह कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की कैटेगरी में आता है। चीजें समझ में आ रही है आपको? स्पष्ट तरीके से चीजों को समझना। एक तो समझ में आ गया डिमांड पुल, मतलब जब डिमांड बढ़ जाती है तो मांग बढ़ती है, मांग बढ़ने से वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। एक होता है कि डिमांड ना बढ़े फिर भी वस्तुएं महंगी होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसको बनाने में ही ज्यादा खर्च आ जाए। अच्छा, बनाने में ज्यादा खर्च कैसे आएगा? मजदूरी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ जाती है, मकान या बिल्डिंग का किराया बढ़ जाए, कच्चा माल की कीमत बढ़ जाए, तो लागत तो बढ़ जाएगी। और लागत के बढ़ने से अगर मुद्रास्फीति है तो उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्ट पुश। यहां पे थोड़ा गड़बड़ था। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ऑफ ग्लोबल केसेस, मतलब वैश्विक कारणों से, वैश्विक दबाव से भी कभी कभी महंगाई आ जाती है। मान लीजिए कोई भी वस्तु या सेवा अगर हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं यानी निर्यात कर रहे हैं, तो क्या होता है कि अलग अलग देशों का वैश्विक दबाव होता है। तो अगर वहीं से हमको चीजें महंगा मिलना शुरू हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली हमको अपने देश में वस्तुओं को महंगा करना पड़ जाएगा। तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन ऑफ ग्लोबल केसेस। समझ में आ गया? देखिए यहां पर चीजों को हम बहुत डीपली नहीं, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, बहुत गंभीर मतलब गहराई में नहीं ले जा रहे हैं आपको, क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बनते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि मुद्रास्फीति कब बढ़ती है? मतलब जब मुद्रा आपूर्ति ज्यादा है, मनी सप्लाई ज्यादा है। चलिए अब देखिए। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि इस मुद्रास्फीति को कंट्रोल कौन करता है, नियंत्रित कौन करता है? यहां पर आपको चीजों को सीखना होगा। जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, इस लाइन का मतलब है जनरल प्राइस, कोई सामान्य कीमत की दर है, इतने में वस्तुएं मिलती हैं और यह कितने की है? 100 की है। अब कोई महंगाई नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे ही यह 100 से बढ़कर के 110 पर गया, मानते हैं कितना है? 110, तब यह स्थिति क्या होगी दोस्तों? इन्फ्लेशन की होगी। बोलिए यस और नो? यह स्थिति मुद्रास्फीति की होगी। लेकिन अगर यह 100 से नीचे आएगा, तब यह स्थिति मान लीजिए 90 पर आ गया, तब इस स्थिति को बोलते हैं मंदी, और इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन। यानी इकोनॉमी के लैंग्वेज में इसको मुद्रा अवस्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा अवस्फीति कहते हैं, और इसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं मंदी। अब आता है कि स्तर इसको कंट्रोल कौन करता है? नियंत्रित का मतलब क्या है? इस सीमा रेखा पर लाना। अगर 110 है तो 100 पर लाना, और अगर 90 है तो 100 पर लाना। मतलब कंट्रोल करना मतलब रोकना नहीं होता, बैलेंस करना होता है। तो अगर बात करें
कौन नियंत्रित करता है? तो इसको नियंत्रित करने वाली जो संस्था है वह आपकी आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुद्रास्फीति को कौन नियंत्रित करता है, तो मुद्रास्फीति को भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार नियंत्रित करती है। अच्छा, मुद्रास्फीति को भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार नियंत्रित करती है, ये डायरेक्ट प्रश्न है। अच्छा, नियंत्रण का मतलब क्या है? अभी मैंने आपको बताया, अगर कोई चीज 110 पर है तो उसको 100 पर लाना, और कोई चीज 90 पर है तो उसको 100 पर ले जाना, यही नियंत्रण है। कैसे होगा ये भी बताऊंगा, पहले सीख लो नियंत्रित कौन करता है, सीधा फैक्ट। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को कौन नियंत्रित करता है या मुद्रा अविस्फीति को कौन नियंत्रित करता है? तो आरबीआई और सरकार नियंत्रित करती है। अब प्रश्न उठेगा कि कैसे नियंत्रित करता है, कैसे? तो आपने जाना है कि जो इन्फ्लेशन होता है, जो मुद्रास्फीति होता है, वह कब होता है? जब मनी सप्लाई ज्यादा होता है। कब होता है? जब मनी सप्लाई ज्यादा होता है। तो नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाएगा? मुद्रा आपूर्ति को कम किया जाएगा। समझ गए भाई? ये बताओ, अगर किसी चीज से महंगाई आ रही है तो उसको कम करेंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। हां, यही है। आपसे पूछा जाएगा कि मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित किया जाता है, तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति को कम किया जाता है। क्या किया जाता है? मुद्रा आपूर्ति को कम किया जाता है, और मुद्रा आपूर्ति को कम करने से नियंत्रण हो जाता है, मांग कम हो जाती है, वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए एक शब्द है, और उस शब्द का नाम है इकोनॉमिक्स में, उसको कहा जाता है डिसइंफ्लेशन। क्या? डिसइंफ्लेशन। और इसकी हिंदी होती है मुद्राविस्फीति। इसकी हिंदी क्या होती है? मुद्राविस्फीति। मुद्राविस्फीति क्या है? मुद्राविस्फीति है बढ़ी हुई मुद्रा दर, यानी 100 पर अगर कोई 110 पर कोई चीज गई है 100 वाली, तो उसको 100 पर लाना मुद्राविस्फीति कहलाता है। उसको 100 पर लाना मुद्राविस्फीति कहलाता है। यही स्थिति है मुद्राविस्फीति की। मतलब दो प्रश्न यहां से शानदार बनेंगे। मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित करते हैं? तो मनी सप्लाई यानी मुद्रा आपूर्ति को कम करके। एक प्रश्न और बन सकता है कि मुद्रा आपूर्ति को कम करना क्या कहलाता है? क्या? कैसा प्रश्न? मुद्रा आपूर्ति को कम करना क्या कहलाता है? तो मुद्रा आपूर्ति को कम करना मुद्राविस्फीति यानी डिसइंफ्लेशन कहलाता है। करता कौन है? आरबीआई और सरकार करती है। बात मैंने आपको बता दी। एक चीज, दूसरा इसमें एक पॉइंट और था डिफ्लेशन का। क्या था? डिफ्लेशन का। डिफ्लेशन का मतलब होता है मंदी या वस्तुओं का सस्ता होना। अर्थात डिफ्लेशन कब होता है? जब मनी सप्लाई कम हो। यही तो बात बताया गया, जब मनी सप्लाई कम हो तो डिफ्लेशन होगा। तो मनी सप्लाई के कम होने से अगर डिफ्लेशन है, वस्तुएं सस्ती हो रही हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? मनी सप्लाई को बढ़ा देंगे। भाई वस्तुएं महंगी करनी है तो क्या करेंगे? मुद्रा आपूर्ति बढ़ा देंगे इकोनॉमी में। बहुत सही, बहुत जबरदस्त चीजों को सीख रहे हैं। चीजों को कोई पॉइंट्स अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट्स जरूर करिएगा। मैं आपको बहुत विस्तार से तो यहां पे नहीं बता रहा हूं, क्योंकि साथियों आपको अच्छी चीजें देना है, कम समय में देना है, इसलिए टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें एक विस्तार से अगर डिलीवर्स आपको चाहिए तो हम लोग इंडिविजुअल बैच का प्लान कर रहे हैं। आप लोग कंटेक्ट करेंगे और स्टूडियो में आप लोग कंटेक्ट करेंगे कंटेक्ट नंबर पर, तो आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। तो
ये है मुद्रा। लेकिन ठीक इसी समय प्रत्येक दिन हमारी आपकी मुलाकात होगी। आप लोग जांचिए, परखिए, जहां चीजें आपको अच्छी मिले वहां पढ़िए। जरूर नहीं हमसे पढ़िए, मैंने नहीं कहा, लेकिन जहां आपको चीजें अच्छी मिले, फैक्ट मिले, इंपॉर्टेंट मिले, वहां पढ़िए। समझ में आना चाहिए। इकोनॉमी जैसा विषय जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन मेरी गारंटी है, ये मैं अपने को जानता हूं कि मैं समझा ले जाऊंगा। बीच से खोज करके मैंने टॉपिक उठाया। ऐसा नहीं कि मैं बैंकिंग पढ़ाने के बाद पढ़ा रहा हूं। यहां समझाना इंपॉर्टेंट बात होती है, बहादुरी का काम। तो इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? मुद्रा आपूर्ति को कम करके। और मुद्रा आपूर्ति को कम करके क्या करेंगे? नियंत्रण करेंगे। किसका? मंदी का। मंदी का नियंत्रण करने के लिए मुद्रा आपूर्ति बढ़ाएंगे, और इसको इकोनॉमी के लैंग्वेज में, भाषा में रिफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेशन। और अगर हिंदी की बात करें तो इसको कहा जाएगा मुद्रा संस्फीति। क्या? मुद्रा संस्फीति। मुद्रा संस्फीति का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को धीरे धीरे बढ़ाना। और अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रा आपूर्ति को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तब हमारी जो मंदी है वो धीरे धीरे उठेगी, ऊपर जाएगी और देश का विकास होगा। ठीक है, चलिए। क्या प्रभाव पड़ता है महंगाई का? अब तो आपको पता होना चाहिए। इसमें हम लोग 7-8 पॉइंट को लेंगे। अभी आपको बता दे रहे हैं, हम लोग लोगों के प्रभाव पर देखेंगे, संस्थाओं के प्रभाव पर देखेंगे, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है। अभी देख लो, अभी 5 हो गए ना, 6, 7, 8, 9, 10, जरूरत पड़ी तो और लेंगे। प्रभाव, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी एक कंज्यूमर के ऊपर महंगाई का क्या प्रभाव पड़ता है। आप कंज्यूमर हैं, आप कमेंट्स करके बताइए ना, बताइए सही कि महंगाई का क्या प्रभाव पड़ता है। महंगाई आने से लाभ होता है कि हानि होती है? बताओ। हम एक उपभोक्ता हैं, वस्तुओं को मार्केट से खरीद रहे हैं, तो महंगाई आने से लाभ होता है या हानि होती है? तो लाभ होता है कि हानि होती है? तो महंगाई आने से भैया उपभोक्ताओं को हानि होती है, क्योंकि चीजें महंगी मिलती हैं। अपने पास रखिएगा इसको, स्क्रीनशॉट, डायरेक्ट एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछेगा। इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सब कुछ पढ़ लो और यह ना पढ़ पाओ कि भाई प्रभाव क्या होता है तो कैसे जानोगे। अच्छा, उपभोक्ता, फिर जो चीजों को बनाता है, उत्पादक, उत्पादक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरे हिसाब से उत्पादक को तो फायदा होगा, क्योंकि महंगाई है। फायदा होगा ना, क्योंकि मांग बहुत ज्यादा है, पैसे मार्केट में ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन करेगा और उसको लाभ होगा। ठीक। अच्छा, जो ऋणी है, ऋणी को क्या होता है, लाभ या हानि? ऋणी का मतलब है जैसे आपने मार्केट से एक मोबाइल ले ली है उधार 10,000 रुपए की, अब हो गया मुद्रास्फीति, इसका दाम हो गया 11,000, लेकिन आपको कितना चुकाना है? 10,000। तो आपको लाभ हुआ या हानि हुई? तो ऋणी को महंगाई में हमेशा लाभ होता है। भैया 10,000 चुकाना है, दाम भले 11,000 हो गए, लेकिन ऋणदाता को तो हानि हो गया ना। वो जो व्यक्ति मार्केट वाला आपको 10,000 रुपए में मोबाइल दे बैठा था, उसको तो हो गई हानि। हानि हुई या नहीं हुई? हुई। बोलो यस। तुम कंसेप्ट क्लियर कर लो यार, लाइफ में कभी इकोनॉमी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी है। अगर भरोसा है आपको स्टडी 91 से, तो मैं भी आपको स्टडी 91 की से नीरज मिश्रा आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा कर छोड़ेंगे। इकोनॉमी आपके रोम रोम में होगी। बस आपको धैर्य संयम से चीजों को सीखना होगा, रटना नहीं कि मैंने टेबल बना दिया कि आप रट लो, उपभोक्ता को हानि, उत्पादक को लाभ, ऋणी को लाभ, ऋणदाता को हानि। बिल्कुल नहीं, इसलिए मैं आपको समझा समझा करके लिख रहा हूं।
अगर मैं व्यापारी वर्ग की बात करूं तो इतना तो आपके कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे कि व्यापारिक वर्ग को तो भाई महंगाई आने पर लाभ ही होता है। व्यापारिक वर्ग को महंगाई आने पर लाभ ही होता है। आयात की बात करें, इंपोर्ट की, तो आप बताएं आयात में वृद्धि होगी या कमी होगी? आयात का मतलब आने वाली चीजें, मांग ज्यादा है, चीजें ज्यादा आएंगी, इसलिए हमेशा महंगाई होने की स्थिति में आयात में वृद्धि होता है। आयात में वृद्धि होता है। इसका उल्टा है निर्यात। जाने वाली चीजें, तो जाने वाली चीजों में क्या होता है भाई? बताइए, निर्यात में क्या होगा? इसके बाद प्रश्न भी कराऊंगा इससे संबंधित, ध्यान रखिएगा। मैंने पहले ही बता दिया, सब कुछ एक ही वीडियो में पढ़ो, अपने को चेक भी कर लो और ये भी देख लो यार कैसे क्वेश्चन, हलवा टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बट समझ में नहीं आता है तो चीजें बड़ी टफ लगती हैं कि इकोनॉमी बड़ा टफ है। तो आइए, निर्यात में क्या होगा कि भाई ये बताओ, हमारे यहां मांग बढ़ी है, हम जो बना रहे हैं सब हमारे देश के लोग सब खाए जा रहे हैं, तो निर्यात में हम कहां बेच पाएंगे? निर्यात में हो जाएगी कमी। निर्यात में हो जाएगी कमी। और प्लीज एक बार सभी लोग कमेंट्स करें वीडियो कैसा लग रहा है और शेयर करें जबरदस्त, सब तक अपने दोस्तों तक पहुंचा दो। और अगर हम जानना चाहें तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई? भाई महंगाई होने पर बचत में तो कमी आएगी ना भाई। जब महंगाई हो जाएगी, वस्तुएं महंगी मिलेंगी तो बचत में कमी आ जाएगी, लेकिन खर्च में वृद्धि हो जाएगी। खर्च क्या है? ज्यादा करना पड़ेगा। स्थिर आय वाला व्यक्ति, जिसकी आय स्थिर है, उसको हानि होगा या लाभ होगा? स्थिर आय समूह, तो जिसकी आय स्थिर है भाई उसको तो हानि होगा ना, क्योंकि बेचारे की आय स्थिर है, उतना ही आना है, लेकिन खर्च ज्यादा करना पड़ रहा है तो उसको हानि होगी। देख लो, मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, चीजें समझ में आ गई होंगी, 100% आ गई होंगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही दमदार और मजेदार चीजें हैं। चलिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति को कौन मापता है? यह भी बड़ा मुद्दा है। तो साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को दो रूपों में मापा जाता है। थोड़ा थोड़ा हम लोग दोनों रूपों की चर्चा करेंगे। एक होता है WPI, जिसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। एक होता है CPI, जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। अगर WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब थोक मूल्य सूचकांक, आप लोग इसका नाम जरूर सुना होगा। थोक सूचकांक नहीं, थोक मूल्य सूचकांक। आराम से पढ़िए, समझते चलिए, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इकोनॉमी का, क्योंकि आजकल एग्जाम में ये चीजें आपके वनडे एग्जाम से लेकर UPSC लेवल तक के लिए पूछी जाती हैं और सब लोग पढ़ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक इसी समय प्रत्येक दिन आपको हमारी क्लास मिलेगी साथियों। आप लोग चीजों को एक्सेप्ट करते रहिए, पढ़ते रहिए, लेते रहिए। देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या है, अगर आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो थोक मूल्य सूचकांक, कभी भी याद रखिएगा, हम जब भी, आप ये बताओ, एक से अधिक सेवा का आप कभी इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इसीलिए थोक मूल्य सूचकांक में
थोक वस्तुओं के कीमतों में होने वाली उतार चढ़ाव को देखा जाता है। और सीपीआई उपभोक्ता मतलब फुटकर, इसको खुदरा मूल्य सूचकांक भी बोलते हैं, इसको फुटकर वस्तु खुदरा वस्तुओं के कीमतों में होने वाली उतार चढ़ाव को देखा जाता है। अगर बात करें इसकी गणना कौन करता है, तो इसकी गणना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत होता है। इसके अंतर्गत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत होता है। और करता कौन है? आर्थिक सलाहकार कार्यालय। आर्थिक सलाहकार। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, डब्ल्यूपीआई की गणना कौन करता है, सीपीआई की गणना कौन करता है? तो आर्थिक सलाहकार कार्यालय करता है। इसकी गणना कौन करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत इसकी गणना होती है। और इसकी गणना होती है केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। कौन करता है? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसमें सिर्फ वस्तुओं को शामिल किया जाता है और वर्तमान समय में 697 वस्तुएं शामिल हैं। इसमें वस्तु और सेवा दोनों के मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव को देखा जाता है। इसका आधार वर्ष 2011-12 है। क्या आधार वर्ष? आधार वर्ष के हिसाब से देखा जाता है ना भाई, 2011-12 की तुलना में कितनी महंगाई है। और इसका आधार वर्ष 2012 है। भारत में पहले डब्ल्यूपीआई की गणना की जाती थी और भारत में डब्ल्यूपीआई की शुरुआत 1942 से है। कब से है? 1942 से है। और डब्ल्यूपीआई ही सही तरीके से महंगाई की गणना करता है और महंगाई की गणना में अपना योगदान देता है। क्योंकि सीपीआई की गणना करना उचित भी। अब समोसे वाले के एक समोसे वाले को देखो कितने रुपए में समोसा बेच रहा है, सब्जी वाले को देखो कितने रुपए में सब्जी बेच रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए भारत देश में गणनाएं नहीं थी, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद 100% यह गणनाएं 2014-15 से शुरू की गई है। 2002-3 से भी शुरू थी, लेकिन मुख्य रूप से 2014-15 से शुरू थी। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब आइए हम लोग इसमें और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिलिप वक्र क्या है। देखिए, फिलिप महोदय बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। न्यूजीलैंड के बहुत बड़े अर्थशास्त्री का नाम था A.W. फिलिप, और इन्होंने एक वक्र दिया है इस टाइप का वक्र दिया है और इन्होंने बताने का प्रयास किया है। जैसे मान लीजिए पॉइंट है 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। ए पॉइंट है 1 2 3 4 5। ये पॉइंट, इस टॉपिक को हम लोग बैंकिंग में भी पढ़ते हैं, ये आपको समझ में आएगा। यहां से आपको कुछ चीजें सीखनी है साथियों। जैसे आप ये देखेंगे, ये मान लीजिए हो गया महंगाई यानी इन्फ्लेशन। क्या है? इन्फ्लेशन रेट है। और ये हो गया बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंटी। देखिए, अब आपको क्या सीखना है यहां पर। आप देखेंगे अगर बेरोजगारी ज्यादा है, माफ कीजिएगा, महंगाई ज्यादा है तो बेरोजगारी कम है, लेकिन और अगर महंगाई कम है तो बेरोजगारी ज्यादा है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। फिलिप महोदय ने कहा था कि इन्फ्लेशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब महंगाई
और बेरोजगारी में, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। और आपके सामने है, आपने देखा इस पॉइंट को, अगर आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, अगर 5 के आसपास मुद्रास्फीति है तो बेरोजगारी 1 के आसपास है, मतलब मुद्रास्फीति ज्यादा तो बेरोजगारी कम। लेकिन अगर मुद्रास्फीति कम है तो बेरोजगारी ज्यादा, यही तो चीजें हैं। ये वक्र फिलिप वक्र है, इसको न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री A.W. फिलिप ने दिया था, इसलिए इसको फिलिप वक्र के नाम से जानते हैं। इसको न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री A.W. फिलिप ने दिया था, इसलिए इसको फिलिप वक्र के नाम से जानते हैं। तो इन्फ्लेशन में इतनी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसका प्रभाव क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, कौन मापता है, प्रभाव क्या है और फिलिप वक्र क्या है। अब हम लोग पूछे गए संभावित प्रश्नों की बात करेंगे। और जो प्रश्न आपके बीच में होंगे वह आपके आईएएस के एग्जाम में, आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, आपके एसएससी, एसआई या यूपीएसआई भी कह सकते हैं, नो डाउट, एमपीएसआई, लेखपाल, सीपीयूएसआई, हर जगह आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और भविष्य में पूछे जाने वाले प्रश्न भी हैं। मात्र 20 प्रश्न हमने रखा है, आप बहुत ही शानदार तरीके से उसका आंसर देंगे। आपको आंसर देने के लिए मैं समय भी दूंगा 10 सेकंड का। प्लीज एक बार अब सभी लोग जबरदस्त तरीके से शेयर करेंगे, क्योंकि अब आने वाला है आपके बीच में पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 के महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में पूछा गया है, जाकर के देख लेना 2014 या 15 में। प्रोफेसर किन्स, प्रोफेसर पीगू, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर काउथर। तो साथियों, राजकोषीय नीति की अवधारणा दिया है प्रोफेसर किन्स ने, बहुत सही। प्रोफेसर मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड दिया है। क्या दिया है? मांग का नियम दिया है। अगर कभी पूछे कि एग्जाम में कि मांग का नियम किसने दिया है, तो प्रोफेसर मार्शल ने दिया है। प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि मांग में वृद्धि होने से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है और मांग में गिरावट होने से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है। यही मांग का नियम है। चलिए आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है? वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, वस्तुओं का मूल्य गिरता है, विनिमय दर से सुधार होता है, उपर्युक्त ए और बी दोनों। तो जो मैंने बताया आप बताएंगे, जल्दी से बताइए। तो साथियों, मुद्रास्फीति होने से वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है। ए जो है यह मुद्रा अस्फीति है, मंदी है। ठीक, बहुत शानदार प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर देखिए आ गया। फिलिप वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, मुद्रास्फीति एवं अदृश्य बेरोजगारी, मुद्रास्फीति एवं चक्रीय बेरोजगारी। तो आपने देखा होगा मैंने बेरोजगारी का नाम लिया था, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोला था, बेरोजगारी। तो किसके बीच आप बताओ, जल्दी से बताओ। बहुत सही साथियों, जबरदस्त जवाब आ रहे हैं। मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाया। यही तो बताया था, यही तो बताया था, यही तो बताया था कि अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होती है, मुद्रास्फीति कम होती है तो बेरोजगारी ज्यादा होती है। A.W. फिलिप ने बताया अपने वक्र में। बहुत जबरदस्त सेशन साथियों, मे भी आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से चीजों को ले रहे होंगे। आप लोग अपने प्रश्न, इंपॉर्टेंट चीज जो पूछना चाहे कमेंट्स में दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएएस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, जाकर के देख लेना। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन
अवस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है। अवस्फीति का मतलब होता है मंदी, वस्तुओं का सस्ता होना। मैंने हिंट दे दिया, आप बताएंगे। एक, यह दूसरी वस्तुओं की तुलना में मुद्रा मान में अचानक आई गिरावट है। अर्थव्यवस्था के वित्तीय तथा वास्तविक क्षेत्रों में आई सतत मंदी है। यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई गिरावट है। यह मुद्रास्फीति दर में एक निश्चित समय के अवधि में आई गिरावट है। तो माल तथा सेवा में आई सामान्य गिरावट को ही मुद्रा अवस्फीति यानी डिफ्लेशन कहते हैं। इसी को डिफ्लेशन कहते हैं। चलिए साथियों, बताइए, ये भी आपके 2017 आईएएस का क्वेश्चन है। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। घटा हुआ मुद्रा परिचालन यानी मुद्रा आपूर्ति को कम करना मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। बढ़ा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। देखिए प्रश्न यहां कह रहा है केवल भारत सरकार, तो एक प्रश्न तो गलत होगा नहीं, ऑप्शन गलत हो गया। कह रहा है कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण में आरबीआई का कोई भूमिका नहीं, ये भी गलत हो गया। बढ़ा हुआ मुद्रा परिचालन, भैया बढ़ाने से मुद्रास्फीति नियंत्रित नहीं होती, घटाने से होती है। मनी सप्लाई को अगर घटा लिया तब मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाती है। बढ़ाने से अगर कोई नियंत्रित होता है तो वह नियंत्रित होता है मुद्रा अवस्फीति। क्या? मुद्रा अवस्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जीवन स्तर या प्रति व्यक्ति आय? ये मैंने आपको क्लास में नहीं बताया। अब आप देखते हैं कितने लोग इसको बताएंगे। चलिए देख लेते हैं कितने लोग बताएंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बताइए। तो साथियों, भारत में जो कर्मचारियों के महंगाई भत्ते दिए जाते हैं वह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर दिए जाते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़ता है तो महंगाई भत्ते बढ़ते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कम होता है तो महंगाई भत्ते कम होते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? एनएसओ करता है। जीवन स्तर का निर्धारण प्रति व्यक्ति आधार के हिसाब से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, पूछा है कि निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? सर्वाधिक? साहूकार मतलब ऋण देने वाला, ऋणी, बचत खाता खोलने वाला, राजकीय पेंशनर। तो आपने देखा भैया, साहूकारों को तो हानि होती है, बचत खाता, बचत में तो कमी आती है, राजकीय पेंशनर में भी कमी आएगी, मतलब वृद्धि नहीं होगी। तो सही जवाब किसका है? सबसे अधिक लाभ महंगाई में किसको मिलता है? ऋणी को मिलता है। किसको मिलता है? ऋणी को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक वेटेज दिया जाता है? सबसे अधिक वेटेज। देखिए जो थोक मूल्य हैं, जो थोक मूल्य सूचकांक में जो वस्तुएं शामिल की गई हैं, पूछा है सबसे अधिक किस क्षेत्र की वस्तुएं हैं? खाद्य क्षेत्र की, गैर खाद्य क्षेत्र की, ईंधन, पावर, लाइट एवं लुब्रिकेट्स की, या विनिर्मित? तो विनिर्मित उत्पाद सबसे अधिक वेटेज लगभग 64% का। बहुत सही साथियों, जबरदस्त आप लोग बता रहे हैं। खाद्य क्षेत्र का सबसे अधिक वेटेज किस में होता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में होता है। इसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य क्षेत्र का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। कैसी लग रही क्लास साथियों? मजा आ रहा है ना? बहुत सही। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, सब क्वेश्चन बन चुके हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मंदी, अति उत्पादन, मुद्रास्फीति, मुद्रा अवस्फीति। अगर कीमतें लगातार बढ़ रही हैं वही तो मुद्रा स्फीति है।
तरीके देखिए, क्वेश्चन मैंने तरह तरह के से डाले हैं क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं साथियों, और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना चाहिए आपको, एक भी क्वेश्चन आपको यहां से बाहर नहीं आएगा। प्रत्येक दिन ठीक इसी समय हमारी और आपकी मुलाकात होगी, एकदम शानदार शानदार टॉपिक आपको लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। और आपको मैं बता दूं कि कल ठीक इसी समय हम आपके लिए इन्वायरमेंट से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है, एनालिसिस किया है, कंपटीशन को समझा है और देखा है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के क्वेश्चन अब लगातार कम हो रहे हैं आपके एग्जाम में। साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, इंटरनल रिलेशनशिप, यहां से क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि आपके लिए बहुत ही शानदार चीजें आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और कल इसी समय आपके पर्यावरण से संबंधित जितने दिवस होते हैं, जितने अधिवेशन हैं, जितने भारत में पर्यावरण संबंधित विशेष संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट हैं, और 2020 के जो पर्यावरण दिवस हैं उनकी थीम क्या रही, जैसे जैव विविधता की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या रही, बायोडाइवर्सिटी, उसी प्रकार से विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम क्या है, सबको एक साथ कलेक्शन करके आपके सामने पेश करेंगे। आप जरूर ठीक इसी समय उपस्थित होइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? देनदार, लेनदार, व्यापारिक वर्ग, वास्तविक परिसंपत्तियों के धारक। तो सबसे अधिक हानि किसकी होती है? सबसे अधिक हानि लेने वाले को या देने वाले को? देने वाले को हानि होती है। देनदार मतलब साहूकार भाई। चलिए क्वेश्चन 11, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर एक साथ उपस्थित होती है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए एक सिद्धांत है, अगर इन्फ्लेशन यानी महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दोनों उच्च स्थिति में है तो उसको कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। क्या? स्टैगफ्लेशन। यही आपका जवाब होना चाहिए। उसको क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में वर्तमान समय में यही है, महंगाई भी ज्यादा है, बेरोजगारी भी ज्यादा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये थोड़ा गहराई वाला है, मैंने बहुत गहराई में नहीं पढ़ाया है, नहीं तो मैं आपको इसको बहुत ही डीपली पढ़ा सकता हूं, कम से कम 6-7 घंटे इस पर आपका लूंगा, भविष्य में जरूर लूंगा। हम लोग इंडिविजुअल बैच को जब जाएंगे तो चीजों को वहां पर शानदार तरीके से रिमूव करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? यह क्वेश्चन आपके इस साल यूपी पीसीएस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित करेंगे? क्या करा है? मांग पर नियंत्रण करके। ये तो विधि है भाई, कह रहा है विधि नहीं है। मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करके, ये तो विधि है। वस्तुओं की रशनिंग करके, ये तो विधि है। ब्याज दर में कमी करेंगे तो भाई मुद्रास्फीति और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसे और बढ़ जाएंगे, लोगों के पास पैसे और बढ़ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते रहो दोस्तों, सिलेक्शन निश्चित है। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो, वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर घटती जाए, वर्ष में मुद्रास्फीति की दर बढ़े और घटे, वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर स्थित रहे। यानी उस वर्ष को मुद्रास्फीति की शून्य दर कहेंगे, उस साल को क्या कहेंगे कि मुद्रास्फीति की दर शून्य है, जब मुद्रास्फीति की दर लगातार घटती जाए पूरे साल भर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? एकदम अस्थायी, कर में वृद्धि करके, मूल्यों में कमी करके, मूल्य आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण कर, या निर्यात में वृद्धि करके। तो क्या करा है कि मुद्रास्फीति को अगर अस्थायी तौर पर नियंत्रित करना है तो क्या करना होगा? मूल्यों में कमी करना होगा,
मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण लगाना होगा। जो हम मुद्रा की आपूर्ति कर रहे हैं उसको कंट्रोल करना होगा। और ऐसा काम कौन करता है? आरबीआई करता है। किस माध्यम से करता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से करता है। किसके अंतर्गत करता है? मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत वह रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा सकता है, नियंत्रण कर सकता है मुद्रा आपूर्ति को। उसके पास इतनी जिम्मेदारी और शक्ति भी है। कह रहा है कि मुद्रास्फीति किस कारण से बढ़ती है, किस कारण से होती है? उत्पादन में कमी होने से मुद्रास्फीति होती है क्या? मुद्रापूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास होने से होती है क्या? मुद्रापूर्ति में वृद्धि, हाँ, मुद्रापूर्ति में वृद्धि होने से होती है मुद्रास्फीति। जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मुद्रापूर्ति ज्यादा होगा भाई, हमारे पास डिमांड ज्यादा होगा, चीजें आपको अच्छी तरीके से डिलीवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान समय में थोक मूल्य सूचकांक में कुल कितनी वस्तुएं शामिल हैं? मैंने आपको बताया है, जल्दी से बताइए प्लीज, कमेंट फास्ट। वर्तमान समय में थोक मूल्य सूचकांक में 697 वस्तुएं शामिल हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़िए। इसमें थोक मूल्य सूचकांक में किसकी गणना की जाती है? केवल वस्तु, केवल सेवा, वस्तु और सेवा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग थोक में किसका यूज करते हैं? सिर्फ और सिर्फ वस्तु का। इसीलिए थोक मूल्य सूचकांक में सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं को रखा गया है, गुड्स को रखा गया है, सर्विस को नहीं रखा गया है। थोक मूल्य सूचकांक में सिर्फ वस्तुओं को रखा गया है, सेवाओं को नहीं रखा गया है। लिखा है कि निम्न में से थोक मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वित्त मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होना चाहिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक सलाहकार कार्यालय ही थोक मूल्य सूचकांक जारी करता है। बहुत सही साथियों, बहुत जबरदस्त आप लोग जवाब दे रहे हैं। प्लीज एक बार सभी लोग शेयर करें। देखिए आप लोगों के कुछ कमेंट्स हैं, तो आप लोग वीडियो के समाप्त होने के बाद कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स छोड़ दीजिएगा। हम जरूर आपके कमेंट्स के हिसाब से देखेंगे कि हमको क्या बदलना है, क्या करना है और आपकी प्रश्न क्या है, ठीक है ना? इसलिए मैं बता रहा हूँ, वीडियो के समाप्त होने के बाद शांति से आप लोग अपने कमेंट्स छोड़ दीजिएगा, वहां पर हम चेक करेंगे आपकी क्या क्वालिटी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना निम्न में से क्या कहलाता है? बताया था, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भैया मनी सप्लाई को हम करते हैं कम, और आपको पता है मनी सप्लाई को कम करना क्या कहलाता है? डिसइन्फ्लेशन, यानी मुद्रा विस्फीति कहलाता है। क्या कहलाता है? मुद्रा विस्फीति या डिसइन्फ्लेशन कहलाता है। समझ गए? बहुत सही, बहुत सही साथियों। चलिए हम लोग आज के इस सेशन का आखिरी प्रश्न, जोरदार प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। वर्तमान समय में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2001-2, 2011-12, 2020-21, 2010-11। तो सब लोग आंख बंद करके जवाब दे रहेंगे 2011-12 है। तो साथियों, हमने आपके सामने बहुत ही शानदार तरीके से चीजों को पेश किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अगर इस चैप्टर को नहीं समझ पाए होंगे, मानता हूं ऐसा, तो एक बार वीडियो को थोड़ा तेज करके देख लीजिएगा, चीज़ें आपको 100% क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ें हैं। आप लोग अपने दोस्तों को जुड़ने का भी प्रयास करें, और हम लोग इस पर लगातार प्रत्येक दिन इसी समय आपके बीच में इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आप सभी को बताना चाह रहे हैं, एक जरूरी सूचना है कि कल ठीक इसी टाइम हम आपको इन्वायरमेंट से संबंधित जो आपके दिवस वाले प्रश्न होते हैं, जो साल भर में दिवस हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं भारत में इन्वायरमेंट से संबंधित, ठीक है, और जो आपके थीम वगैरह हैं, उन सब पर डिस्कस करेंगे। छोटा सा पार्ट होगा, बहुत ही शानदार होगा। आप लोग अब चलिए मिलते हैं कल ठीक इसी टाइम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को करते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।